हेलो एवरीबॉडी, मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। हम लोग आज करने वाले हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स से चैप्टर लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, देखिए लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी कहने का मतलब क्या है कि वो सारी चीज़ें जो हमारी नेशनल इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी मीन्स वैसे चीज़ें जो हमारे नेशनल इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके बिना हमारी नेशनल इकोनॉमी सर्वाइव नहीं कर सकती है। जैसे ऑक्सीजन हमारे लिए लाइफ लाइन है, वी कांट इमेजिन आवर सर्वाइवल विदाउट ऑक्सीजन। इन द सेम वे lifelines of economy means those mediums without that our national economy cannot be imagined. Okay, so इकोनॉमी वर्ड हम लोग पहले समझते हैं। इकोनॉमी वर्ड जब हम लोग कहते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है, नेशनल इकोनॉमी की बात करते हैं। तो हमारा नेशनल इकोनॉमी कहने का मतलब होता है कि हमारे कंट्री में टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। इकोनॉमी जब भी हम लोग कहते हैं तो हमारा सेंस यही बनता है ना कि गुड्स या सर्विस के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन, इन सब के टोटल को हम इकोनॉमी में देखते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे कि जब लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमी कहते हैं तो वो कौन कौन से मीडियम हैं जो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन को हेल्प करते हैं। उसके बिना हम लोग ना तो प्रोडक्शन कर सकते हैं सही से, ना ही डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा, ना ही कंजम्पशन हो पाएगा। ठीक है, ये तो आपको पता है कि सिर्फ प्रोडक्शन करने से ही इकोनॉमी का फ़ायदा नहीं हो सकता है। प्रोडक्शन इज मीनिंगलेस अनटिल इट इज़ कंज्यूम्ड। ठीक है ना, प्रोडक्शन इज मीनिंगलेस विदाउट कंजम्पशन। अगर प्रोडक्शन हो रहा है और उसको यूज करने वाला कोई नहीं है, कंज्यूम करने वाला कोई नहीं है, तो फिर वो मीनिंगलेस है। प्रोड्यूसर को पैसे नहीं मिलेंगे। प्रोडक्शन आपने कर लिया, ठीक है, प्रोडक्शन जैसे यहाँ पे देखना है कि प्रोडक्शन हो गया, कंज्यूमर यहाँ है, तो बहुत सारे अलग अलग चैनल से वो चीज़ कंज्यूमर के पास आता है। चाहे आपका वो ट्रांसपोर्टेशन हो, ठीक है, बैंकिंग हो, मार्केटिंग हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर प्रोडक्शन हो गया, कंजम्पशन भी हो रहा है, प्रोडक्शन भी हो रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में लिंक क्या होते हैं, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये नहीं हो तो प्रोडक्शन बेकार होंगे। आप देखेंगे तो ये तीनों क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। ठीक है ना, वो सभी चीज़ें जो इनको लिंक करते हैं आपस में, उन्हीं को हम लोग लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमी कहेंगे। ठीक है ना, लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमी में हम लोग दो चीज़ें देखते हुए चलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमी का मतलब क्या देखते हुए चल रहे हैं हम लोग, एक तो ट्रांसपोर्टेशन और एक कम्युनिकेशंस। ठीक है, सो अगर हम लोग बात करते हैं लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी तो इसमें हम लोग देखते हुए चलेंगे ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन इन नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, हम लोग अपने नेशनल इकोनॉमी में ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के टाइप्स को देखते हुए चलेंगे। इस चैप्टर में इनके इम्पोर्टेंस को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, सो लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी तो हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ कहीं प्रोड्यूस हो रहा है तो कंजम्पशन उसका कैसे होगा। जैसे मान लीजिए मैं ये मार्कर यूज कर रहा हूँ, किसी फैक्ट्री में ये मार्कर प्रोड्यूस हुआ होगा, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, ठीक है, और सारे फैक्टर्स के थ्रू ये मेरे पास आया है। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है, आपने फ्लिपकार्ट, अमेजन पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे कोई प्रोडक्ट देखा, आपने ऑर्डर प्लेस किया, वो आपके पास आ रहा है। आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, मोड ऑफ कम्युनिकेशन है आपका, वहाँ पे जो डिलीवरी करने आपके पास आते हैं तो वो ट्रांसपोर्टेशन में आ गए। तो ये तो हम लोग समझ चुके हैं कि इन दोनों के बिना इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता। प्रोडक्शन होगा, रॉ मटेरियल जाएगा प्रोडक्शन हाउस में, तो रॉ मटेरियल कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। ठीक है ना, तो हमारे प्रोडक्शन को, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन को, कंजम्पशन को, या आप कह सकते हैं हमारे इकोनॉमी के लिए ये दोनों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपना टेक्स्ट बुक में एक लाइन देखते हुए चलेंगे, द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस एज वेल एज देयर मूवमेंट ओवर स्पेस। ठीक है, देयरफॉर एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर प्री रिक्विजिट फॉर फास्ट डेवलपमेंट। यानी आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन आता है आपके सामने, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक प्री रिक्विजिट है, एक पूर्व निर्धारित शर्त है, कंपलसरी है। कैसे है,
तो आप इसको आंसर कर सकते हैं। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है ना। क्या देख रहे हैं कि ये दोनों किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या है, ये दोनों प्री रिक्विजिट कंडीशन है। कैसे हैं ये दोनों प्री रिक्विजिट कंडीशन? देखिए, हमारे कंट्री में आपको पता है डाइवर्सिटी है, रिसोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग रीजन्स में है, तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जा सकता है। सो रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हम लोगों का इफेक्टिव है, तो गुड्स और पीपल का जो फ्लो है एक जगह से दूसरे जगह आते हैं वो इफेक्टिव होता है। सो इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन हेल्प्स द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड goods and helps the movement of goods and people. So effective transportation and communication helps the movement of goods and people easier, ठीक है। अगर हमारा इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम है तो लोगों का या गुड्स का और सर्विस का ये जो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होता है वो काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए, अगर हम लोग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं, आज की डेट में आप देख रहे हैं ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है ट्रेड में, ठीक है। तो जब हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छे होंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप्ड होगा, तो हमारे ट्रेड को, हमारे इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। इवन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा है, ठीक है, उसको फ़ायदा होता है। सो इफेक्टिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन हेल्प्स इन ट्रेड, इकोनॉमी एंड डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। हम लोग समझ रहे हैं ना कि अगर हमारे पास ये ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का सिस्टम अच्छा है तो हमारा जो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स है वो काफ़ी बेहतर होगा, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि इफेक्टिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से क्या होता है, जो गुड्स, सर्विस और पीपल का मूवमेंट है वो काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है। इफेक्टिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन हमें क्या करता है, हमारे ट्रेड में और इकोनॉमी में फ़ायदा पहुँचाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प करता है। और अगर आप देख रहे हैं कि चाहे किसी भी इकोनॉमी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होता है, लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करना होता है। तो अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा है तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। सो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, अ ग्रेट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, ठीक है ना, अ ग्रेट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। तो देखिए, हम इसके आधार पर कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या है, एक प्री रिक्विजिट कंडीशन है, ठीक है ना। ये बात हम लोग समझ सकते हैं कि तो ये तो क्लियर हो चुका है कि लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी में हम लोग लाइफलाइन को समझ चुके हैं कि लाइफलाइन कहने का मतलब हमारा ट्रांसपोर्टेशन से है और कम्युनिकेशन से है, ठीक है। तो हम लोग ना ट्रांसपोर्टेशन को समझते हुए चलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के मीनिंग क्या होते हैं, इसके कौन कौन से टाइप हैं, ठीक है। जो भी टाइप्स हैं उसके क्या रोल हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, उनके सामने क्या चैलेंजेज है, तो एक एक करके हम लोग इसको समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हुए चलेंगे रोडवेज, ठीक है। तो आइए ट्रांसपोर्टेशन में देखते हुए चलते हैं रोडवेज को। देखिए, हम लोग ना ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग तो हम लोग समझते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन वर्ड जब हम लोग कहते हैं तो मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है ना। रोडवेज की बात करते हुए सबसे पहले हम लोग चलते हैं, रोडवेज की बात करते हैं ना तो हम देखते हैं कि इंडिया दुनिया के वैसे देशों में शामिल है जहाँ पे रोड नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, ओके, एंड दैट एग्रीगेट्स 2.3 मिलियन इंक्लूडिंग एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवे। एक्सप्रेसवे कहने का मतलब हमारा हाई स्पीड रोड्स है जहाँ पे ट्रैफिक का बर्डन, ठीक है, जहाँ पे टी पॉइंट कम से कम हो, कम से कम इंटरसेक्शन हो जहाँ पे, ठीक है। हाईवेज वैसे रोड होते हैं जो नहाई के द्वारा तैयार कराए जाते हैं, ठीक है। हाईवे कहने का मतलब हमारा वैसे रोड से हैं जो कंट्री के एक्सट्रीम पार्ट को कनेक्ट करते हो, स्टेट हाईवेज हो गए, ओके। हम लोग अगर रोडवेज की बात करते हैं ना तो आप बुक में देखेंगे कि रोडवेज ना रेलवे के ऊपर रोडवे को ज़्यादा एज दिया जाता है, इम्पोर्टेंस दिया जाता है, या रेलवे के कंपैरिजन में रोडवेज को ज़्यादा सूटेबल समझा जाता है। उसके कौन कौन से रीज़न है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ये जो रोडवेज है, क्वेश्चन देखते हुए चलते हैं कि वाई रोडवेज इज गिवन एन एज ओवर रेलवे, ठीक है। देखिए, जो रोडवेज है, रोडवेज हैव एन एज ओवर रेलवे, ठीक है। रेलवेज से
ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोडवे का है। उसका रीज़न क्या है? सबसे पहला रीज़न क्या देखते हैं कि रोडवेज को बनाने का कॉस्ट क्या होता है, कम होता है रेलवे के अकॉर्डिंग। सो लोअर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, रेलवे ट्रैक बिछाने पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है, उसके अकॉर्डिंग उसके कंपैरिजन में हम लोग देखते हैं तो रोडवे का कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट काफ़ी कम है। सेकंड हम लोग क्या देखते हैं कि रोडवेज को ना अनइवन सरफेस पे भी कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन अनइवन एरियाज लाइक माउंटेन्स और हिल्स, ठीक है। आप देखते हैं तो पहाड़ों पे रेलवे बिछाना मुश्किल है। सेकेंड हम लोग क्या देखते हैं कि रोडवेज कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन अनइवन एरियाज, ठीक है ना, अनइवन एरियाज सच एज हिल्स एंड माउंटेन्स, ओके। फिर तीसरा हम लोग क्या देखते हैं कि जो ये रोडवे है ये ना आप देखेंगे तो कम लोगों के और कम गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से इकोनॉमिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। उन्होंने रोडवेज की बात करते हैं तो कम लोगों को और कम अमाउंट में गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के मामले में ये ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है ना। सो लोअर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पीपल या लेस पीपल आप कह सकते हैं। रेलवे के अकॉर्डिंग कम लोगों को अगर ट्रांसपोर्ट कराना हो और कम अमाउंट में सामान को ट्रांसपोर्ट करना हो तो ये ज़्यादा सूटेबल है। सो लोअर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लेस पीपल एंड गुड्स इन स्मॉल अमाउंट, ओके। एक ये फीचर इसका हम देखते हैं रेलवे से ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं ना तो रोडवेज का एक और प्लस पॉइंट क्या दिखता है कि रोडवेज के थ्रू आप डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करने से क्या होता है कि जो लोडिंग और अनलोडिंग का कॉस्ट है वो कम हो जाता है, ठीक है ना। आप कह सकते हैं कॉस्ट रिडक्शन इन लोडिंग एंड अनलोडिंग ड्यू टू डोर सर्विस। रोडवेज के थ्रू डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड किया जा सकता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो गुड्स के जो लोडिंग और अनलोडिंग का कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाता है। एक ये इसका फीचर हम लोग देखते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे ना तो रोडवेज क्या करती है, ये बहुत सा चाहे वो एयर ट्रांसपोर्ट हो, वाटर ट्रांसपोर्ट हो, इवन रोड ट्रांसपोर्ट हो, उन सबको फीडर सर्विस देती है। फीडर सर्विस कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से ट्रेन से दिल्ली जा रहे हैं तो स्टेशन तक आप कैसे जा रहे हैं, रोड के थ्रू जा रहे हैं। आप एयरपोर्ट से जाके प्लेन से आप अमेरिका जा रहे हैं तो एयरपोर्ट तक आप कैसे जाएंगे, रोडवेज के थ्रू ही जाएंगे। तो ये और सारे मोड्स को क्या करती है, फीडर सर्विस प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड्स फीडर सर्विसेज टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक, फीडर सर्विस मतलब और सर्विस और जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं उसको भी असिस्ट करती है, ठीक है ना। सो रोडवेज प्रोवाइड्स फीडर सर्विस टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, तो हम लोग ये देख सकते हैं ना कि रोडवेज को रेलवे के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। उसका रीज़न क्या है कि इसके कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट काफ़ी कम है। सेकंड, इसको अनइवन एरिया में भी, पहाड़ी साइड में भी आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। वैसे एरिया जहाँ पे रेलवे ट्रैक बिछाना मुश्किल है, रेलवे को कंस्ट्रक्ट करना मुश्किल है, रोड बनाया जा सकता है वहाँ पे, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम है। अगर कम लोगों को या कम अमाउंट में गुड्स को मूव कराना हो तो उस हिसाब से ये ज़्यादा इकोनॉमिक है, ठीक है ना। डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ जो अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसको फीडर सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इन सब रीज़न के कारण रोडवेज को इम्पॉर्टेंस दिया जाता है। रोडवे जो है वो ज़्यादा प्रिफरेबल है रेलवे के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो आप ये देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हुए चलते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स के कौन कौन से टाइप है वो समझते हुए चलते हैं। ओके, तो हम लोग ना रोड्स के टाइप की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, ठीक है ना। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था हमारे कंट्री के जो 4 मेट्रो सिटीज़ हैं, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, इनको लिंक करने के लिए, ठीक है ना। सो द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिंकिंग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली, ठीक है, बाय 6 लेन सुपर हाईवेज। ये जो है ना, ये देखेंगे आप तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के थ्रू चारों मेट्रो सिटीज़ को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में श्रीनगर से कन्याकुमारी तक आ जाएगा और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में आप देखते हैं तो गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक आ जाता है, ठीक है। देखिए, द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर्स लिंकिंग श्रीनगर एंड कन्याकुमारी वाइल द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट्स सिलचर इन असम एंड पोरबंदर इन गुजरात। जो प्रोजेक्ट होते हैं, ये जो प्रोजेक्ट हैं वो किसके अंडर में आते हैं। देखिए,
इसका मेन मकसद क्या था कि ये चारों मेट्रो सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करेंगे और इनके बीच के डिस्टेंस को और टाइम को रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज किसके अंडर मैनेज होते हैं? तो ये जो प्रोजेक्ट हैं वो मैनेज होते हैं, वो इम्प्लीमेंट होते हैं NHAI के द्वारा। NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेज करती है इस प्रोजेक्ट को। ठीक है ना। रोड के सेकेंड टाइप में देखते हैं नेशनल हाईवे, जिसको हम शॉर्ट में NH कहते हैं। ठीक है, तो NH क्या होते हैं? NH वैसे रोड होते हैं जो कंट्री के एक्सट्रीम पार्ट को कनेक्ट करते हैं, कंट्री के दूर दराज के हिस्से को, ठीक है ना, आपस में कनेक्ट करते हैं। नेशनल हाईवेज लिंक एक्सट्रीम पार्ट ऑफ द कंट्री एंड दिस इज द प्राइमरी रोड सिस्टम एंड आर लेड एंड मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD। ठीक है ना, CPWD मीन्स सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, उसके द्वारा NH मैनेज किए जाते हैं। ठीक है, अथॉरिटी नेशनल हाईवेज के लिए कौन सी होगी? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद आप क्या देखते हैं, अगर हम अपने कंट्री में हाईवेज की बात करते हैं तो थोड़ा सा हाईवेज के बारे में आप देखेंगे तो हमारे कंट्री में हाईवेज का जो टोटल लेंथ है 2019 तक हमारे कंट्री के हाईवेज का लेंथ टोटल 1,42,126 किलोमीटर था। ठीक है, अगर वहीं हम लोग अपने कंट्री के सबसे लार्जेस्ट हाईवेज की बात करते हैं तो वो NH44 है, जिसको पहले हम लोग NH7 कहते थे। ठीक है, टोटल लेंथ कितनी है? 3,745 किलोमीटर है। वहीं अगर हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट हाईवेज की बात करते हैं तो वो NH47A है, जो कुडनूर से कोच्चि पोर्ट को कनेक्ट करता है। ठीक है, अगर वहीं हम ना हाईएस्ट हाईवे की बात करें तो दुनिया की सबसे हाईएस्ट ड्राइवेबल हाईवे इंडिया में लेह से मनाली तक है। ठीक है ना, सो लेह मनाली हाईवे इज द वर्ल्ड हाईएस्ट ड्राइवेबल हाईवे। तो हाईवेज के बाद हम लोग देखते हैं स्टेट हाईवेज। देखिए, ये जो स्टेट हाईवेज होते हैं ना, ये स्टेट कैपिटल को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, स्टेट हाईवेज कनेक्ट स्टेट कैपिटल टू डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स। और स्टेट हाईवे जो कंस्ट्रक्ट होते हैं, मैनेज होते हैं, वो किसके द्वारा होते हैं? वो SPWD के द्वारा होते हैं। SPWD मीन्स स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ठीक है, SPWD क्या करता है? स्टेट हाईवेज को कंस्ट्रक्ट करता है और मैनेज करता है। उसके बाद आते हैं फिर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। डिस्ट्रिक्ट रोड्स क्या होते हैं? जो डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर को अलग अलग जगह से कनेक्ट करते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट रोड्स क्या करते हैं? डिस्ट्रिक्ट रोड को डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग प्लेस से कनेक्ट करते हैं। फिर आते हैं अदर्स रोड। डिस्ट्रिक्ट रोड को मैनेज कौन करते हैं? जिला परिषद। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग अदर्स रोड। इसमें रूरल रोड आते हैं, जो रूरल एरिया में विलेज को आपस में लिंक करते हैं। ठीक है, इस रोड पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, दीज रोड्स रिसीव्ड स्पेशल इम्पीटस अंडर द प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत ऐसे सड़कों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। ठीक है, इस योजना में ये कोशिश की गई कि भारत के सभी गांव में पक्की सड़क हो और ये जो सड़क होते हैं ये ऑल सीजन ड्राइवेबल हो, हर सीजन के लायक हो। अंडर दिस स्कीम स्पेशल प्रोविजंस आर मेड सो दैट एवरी विलेज इन द कंट्री इज लिंक्ड टू अ मेजर टाउन इन द कंट्री बाय एन ऑल सीजन मोटरेबल लैंड। ठीक है ना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में कोशिश की गई कि भारत के हर एक गांव को शहर से जोड़ा जा सके, वैसे सड़क से जिस पे हर सीज़न में आवाजाही हो सके, हर सीज़न में वो मोटरेबल हो। ठीक है, और फिर हम देखते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप रोड का, वो है बॉर्डर रोड। ठीक है, देखिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अंडरटेकिंग है जो बॉर्डर रोड्स को कंस्ट्रक्ट करती है। ठीक है, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1960 में। इनका मेन काम क्या है? जो कंट्री के जो बॉर्डर एरियाज हैं, ठीक है, उनको रोड से कनेक्ट करना ताकि ज़रूरत पड़ने पे सप्लाई किया जा सके। ठीक है ना, द ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश इन 1960 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रोड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज। भारत के नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न देखते हैं, आपको पता है कि नॉर्दर्न साइड में हमारा पाकिस्तान से अच्छा रिलेशन नहीं है, चाइना से अच्छा रिलेशन नहीं है, नॉर्थ ईस्टर्न में हमारे बहुत सारे कंट्री से सीमा विवाद है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में बॉर्डर पे सप्लाई किया जा सके, चाहे वो हमारे सोल्जर्स हो, आर्मी हो या सामान हो,
तो इसके लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, बॉर्डर एरियाज में रोड बनाती है ताकि इमरजेंसी में वहाँ पे सामान या सोल्जर सप्लाई किया जा सके। दीज रोड्स हैव इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी। बॉर्डर रोड्स के बनने के कारण क्या हुए, जो डिफ़िकल्ट एरियाज है वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है, ठीक है ना। साथ ही साथ रोड के होने से क्या होंगे, उन एरियाज़ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होंगे, ठीक है। हम लोगों ने रोड के टाइप्स देख लिए हैं, ठीक है ना, रोड के टाइप्स देख लिए हैं। अब हम लोग समझते हैं रोड डेंसिटी क्या होती है, ठीक है। और रोड के सामने हमारे जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है, रोडवेज है, उनके सामने कौन कौन से चैलेंजेज है। तो जब हम ना रोड डेंसिटी कहते हैं तो हमारा मतलब होता है 100 किलोमीटर के एरियाज में मेटल्ड रोड कितने हैं, द लेंथ ऑफ मेटल्ड रोड इन 100 किलोमीटर, और इन the total length of metal road at per 100 kilometer is known as the road density, ठीक है। तो हम लोग अगर रोड डेंसिटी की बात करते हैं, द लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर इज नोन एज द डेंसिटी ऑफ रोड्स। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड हमें पता है अपने कंट्री में कि रोड डेंसिटी की बात करते हैं तो अनइवन होगा, जो हिली एरियाज है वहाँ पे कम होगा, ठीक है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में रोड डेंसिटी देखते हैं तो कितना है, वो सिर्फ 10 किलोमीटर है। वहीं हम लोग केरला में देखते हैं तो दैट इज़ 75 किलोमीटर, दैट इज़ 375 किलोमीटर इन केरला, वाइल इट इज़ 10 किलोमीटर इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ओके, तो रोड के टाइप्स देखने के बाद हम लोग समझते हैं रोड डेंसिटी, ठीक है ना। रोड डेंसिटी क्या होते हैं, देखिए रोड डेंसिटी कहने का मतलब है टोटल लेंथ ऑफ रोड्स, टोटल लेंथ ऑफ रोड एट पर 100 किलोमीटर, ठीक है ना। यानी 100 किलोमीटर में टोटल रोड कितने हैं, ठीक है। 100 किलोमीटर के स्फेयर में रोड की लेंथ कितनी है उसको हम लोग बोलेंगे रोड डेंसिटी। हमारे इंडिया में आप देखते हैं तो रोड डेंसिटी क्या है, अनइवन है। जम्मू एंड कश्मीर में देखते हैं तो 10 किलोमीटर ही है। रीज़न आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर क्या है, हिली एरियाज है, उसका रिलीफ अलग है। वहीं केरला में हम लोग देखते हैं तो रोड डेंसिटी 375 किलोमीटर है, ठीक है ना। सो रोड डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं, रोड डेंसिटी मीन्स द टोटल लेंथ ऑफ रोड एट पर 100 किलोमीटर। देखिए रोड डेंसिटी से पता चल सकता है, रोड डेंसिटी हमें क्या बताता है कि किसी भी एरियाज में रोड की कंडीशन कैसी है, रोड कैसी है। और आपको पता है कि रोड डेंसिटी से हम लोग उस एरिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ईजिली मेजर कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे रोड्स होंगे वहाँ पे फ्लो ज़्यादा होगा गुड्स का और पीपल का, वहाँ ट्रेड ज़्यादा होगा। रोड डेंसिटी एक इम्पॉर्टेंट मेजर हो सकता है। वहीं देखिए हमारे इंडिया में अगर हम लोग ना रोडवेज के सामने चैलेंजेस की बात करते हैं तो रोडवेज के सामने बहुत चैलेंजेस हम लोग देखते हैं। अगर बात करें चैलेंजेस बिफोर रोडवेज, ठीक है ना, सबसे पहले क्या देखते हैं कि हमारे इंडिया में जो रोड नेटवर्क है वो इनएडिक्वेट है, इनसफिशिएंट है, इनएडिक्वेट रोड नेटवर्क, ठीक है। दूसरा आप क्या देखते हैं कि हमारे जो रोड्स हैं वहाँ पे ह्यूज ट्रैफिक जैम्स होते हैं, कंजस्टेड होते हैं, ठीक है ना। ट्रैफिक बर्डन काफ़ी ज़्यादा होता है, ट्रैफिक बर्डन्स देखते हैं आप लोग, रोड पे हमेशा ट्रैफिक दिखते हैं। साथ ही साथ क्या देखते हैं कि अभी भी कंट्री में अनमेटल्ड रोड बहुत हैं, ठीक है ना, अनमेटल्ड रोड अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। ये जो अनमेटल्ड रोड्स हैं ना, ये रेनी सीजन में क्या होते हैं, नॉट सुटेबल इन रेनी सीजन। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, हमारे जो रोडवेज के सामने एक चैलेंज क्या है कि जो ब्रिज या कलवर्ट्स है वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं। सो ओल्ड ब्रिजेज एंड कलवर्ट्स, ठीक है, रोडवेज में ब्रिजेज और जो कलवर्ट्स है वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, ठीक है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रोड पे है, ठीक है। अनमेटल्ड रोड है जो रेनी सीजन में नहीं चलने के लायक होते हैं। रोड का नेटवर्क अभी भी कम है, ठीक है। ट्रैफिक बर्डन ज़्यादा है और पुराने जो ब्रिजेज वगैरह हैं वो काफ़ी पुराने हैं। तो दीज आर सम चैलेंजेस बिफोर द रोडवेज, ठीक है। देखिए हम लोग आज के क्लास में सिर्फ रोडवेज तक करेंगे, हम लोग अगले क्लास में वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और पाइपलाइंस, इन तीनों को डिस्कस करेंगे।
मैं उम्मीद करता हूं कि आज के टॉपिक को आपने काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा। लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, ठीक है। लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमी में कौन कौन सी चीज़ें आती है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के पहले टाइप में हम लोगों ने रोडवेज देखा है, तो रोडवेज क्या होते हैं, रोडवेज के कौन कौन से टाइप्स हैं, रोडवेज के सामने कौन कौन से चैलेंजेज है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इन सारी बातों को अच्छे से समझ लिया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम और सजेशन शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे।